हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो चलते हैं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो ऑप्शन है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अन्य तथ्य है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट टेस्ट नोट्स प्रैक्टिस सेट को लेना हो, तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में यह सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा जल संग्रहण क्या है। ऑप्शन है प्रयुक्त जल संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो अन्य तथ्य है, तो वर्षा जल संरक्षण जो है वो वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। तो अन्य तथ्य है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा जल ही है। वर्षा जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते से अपनाता है और वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो अन्य तथ्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऑप्शन है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक या उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। तो निम्न में से उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में एकदम सही है। तो अन्य तथ्य है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक होगा। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ऑप्शन है
प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो अन्य तथ्य है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण की पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को शोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन है कैरोटीनायड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन, ये क्लोरोफिल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो अन्य तथ्य है क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन हैं वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उपयोग सभी। यानी वनों को जलाना भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है, एयरोसोल कैन का उपयोग भी है। यानी मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो ये सभी हैं। तो अन्य तथ्य है वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है जट्रोफा, कैडलनट ट्री, कापर लीफ या सर्पगंधा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, जट्रोफा। तो यूफॉर्बिएसी फैमिली की जट्रोफा फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो अन्य तथ्य हैं जट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, तुलसी। तो जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। तो अन्य तथ्य है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है।
इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, पीने योग्य पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। अन्य तथ्य है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पानी पीने योग्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो अन्य तथ्य हैं, वर्ष 1984 ईस्वी की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनेट यानी CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मारे गए और हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर और 5 जून या 11 जुलाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो अन्य तथ्य हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम था और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत बना था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कृषि वैज्ञानिक थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। अन्य तथ्य हैं, एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून में स्थित है। तो अन्य तथ्य हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। तो अन्य तथ्य हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। इसका अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है 6CO2 में 12H2O मिलाते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल डालते हैं उत्पादक, तो इसमें प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O उत्पाद प्राप्त होता है। तो
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, रसायन भक्षी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मृतक भक्षी। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। तो अन्य तथ्य हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अन्य तथ्य है, तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होती है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख, तातापानी, झारखंड और खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पश्चिमी घाट। तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में स्थित है। तो अन्य तथ्य है 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है नेलापट्टू, कंथनकुलम, कोकारे, बेलूर, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो यानी नेलापट्टू में भी और कुंथनकुलम में भी और कोकारे, बेलूर में भी। तो भारत में पेलिकन पक्षी इन सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं। और अन्य तथ्य हैं, भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट्टू और कुंदनकुलम, कोक्कार, बेलूरू सभी जगह प्रजनन करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पारा। तो मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। तो अन्य तथ्य हैं, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा यानी Hg पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें हाथ, पैर, मुंह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फालिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत से लोग इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई है। यह बीमारी पहली बार जापान के मीनामाता खाड़ी के आसपास रहने वाले में देखी गई। इस कारण इसे मिनीमाता रोग कहा जाने लगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव में हुआ है। तो अन्य तथ्य हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा
पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे जिस त्वचा में कैंसर, त्वचा रोग कैंसर हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है एम पतंजल शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या हीरालाल जे कानिया या एस आर दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हीरालाल जे कानिया। तो इनमें से हीरालाल जे कानिया भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो अन्य तथ्य हैं, सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विलुप्त के करीब जीव। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। अन्य तथ्य है, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटग्रस्त जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांति रूप से संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित